So hello guys, my name is Guri. Welcome back to my channel. So जो मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा लास्ट और जो कि मैं कहूँगी कि जो फर्स्ट लेसन था उसमें हमने डिस्कशन की थी अबाउट अर्ली मुगल रूलर्स कि वो कौन कौन थे। उसके बाद हमने देखा कि ग्रोथ जो मुगल एम्पायर में थी वो किस रूलर के टाइम में किस तरह से थी। उसके बाद हमने मराठास के बारे में भी ओवरव्यू लिया कि उन्होंने जो अपना एक्सपेंशन है वो कहाँ तक किया। उसके बाद हमने लेटर मुगल्स के बारे में देखा जिसमें हमने बहादुर शाह को कवर कर लिया था। उसके बाद हमने सक्सेशन आफ्टर शिवाजी उनके बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया लिया। हालांकि मैंने मराठास के बारे में पिछले जो मेरा लेक्चर था उसमें डिटेलिंग में कुछ भी नहीं बताया है। जस्ट एक्चुअली उनका जो था बीच में एक थोड़ा सा सीन था, सो उसके लिए वो लिंक करने के लिए मैंने आपको सक्सेशन आफ्टर शिवाजी के बारे में आइडिया दिया था। लेकिन अपकमिंग लेक्चर्स में हम देखेंगे इंडिविजुअली मराठास पावर के बारे में, सिख्स के बारे में, जाट्स के बारे में और बाकी जो रीजनल पावर्स थे उनके बारे में भी। उसके बाद हमने जहांगीर शाह के बारे में पढ़ा। जहांगीर के शाह पढ़ने के बाद हमने फर्रुखसियर के बारे में देखा। देन उसके बाद हमने रफ़ी उस दरजात और रफ़ी उस दौला के बारे में स्टडी की। देन फाइनली हमने मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में कवर अप किया। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में मैंने आपको लास्ट में जो लेक्चर कंक्लूड करते टाइम ये बताया था कि मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम ही जो थी वो फॉरेन इन्वेजन हुई थी नादिर शाह की। नादिर शाह जो था उसने अटैक किया था दिल्ली में। बात एक्चुअली ये थी कि जो मुगल एम्पायर था वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका था, बहुत ज़्यादा। तो अगर कोई चीज़ वीक होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके जो दुश्मन होंगे वो खड़े होंगे। सो रीजनल जो पावर्स थी वो तो अपने आप को असर्ट कर ही रही थी, लेकिन उसके अलावा भी कुछ फॉरेनर्स पावर्स जो थी वो भी इन्वेड करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें से एक था नादिर शाह। नादिर शाह जो था वो एम्परर था ईरान का और वहाँ पर उसको एज अ नेशनल हीरो जो था वो पोर्ट्रे किया जाता था क्योंकि उसने वहाँ ईरान से अफगानों को जो था वो बाहर निकाल दिया था। जो कंडीशन थी इंडिया की उसके इनकम्पिटेंट रूलर्स के साथ, ऊपर से जो मुगल एम्पायर था उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इतना वीक था। अब मिलिट्री स्ट्रेंथ भी जो थी वो भी बहुत ज़्यादा पुअर थी। उसने चांस दे दिया और किनको, फॉरेन इन्वेडर्स को। सो मोहम्मद शाह जब पावर में आया, मोहम्मद शाह रंगीला, एक्चुअली उसने क्या किया, उसने जो नादिर शाह का जो पर्शियन कोर्ट है उसमें से अपने जो एम्बेसडर हैं उनको वापस बुला लिया। उसने जो भी डिप्लोमेटिक टाइज थे ईरान के साथ वो कट कर दिए। सो नादिर शाह जो था उसने अपने 3 इनवॉइस भी सेंड किए मुगल एम्पायर में, बट उनको भी वहाँ से निकाल दिया गया। जो वो थर्ड इनवॉय था उनको उसको वहाँ से निकाल दिया गया। इसकी वजह से नादिर शाह जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। हाँ, और एक रीज़न ये भी रहा था कि सादत खान एंड निज़ाम उल मुल्क उन्होंने भी जो था इनवाइट किया था। ये पॉइंट आप स्किप कर सकते हो। नादिर शाह जो था उसने अटैक किया पंजाब में। एक्चुअली पंजाब में क्यों किया कि ऑब्वियस अगर किसी बंदे को दिल्ली तक पहुंचना है तो उसको पंजाब के रास्ते से जाना पड़ेगा। दैट वाज द ओनली वे। सो नादिर शाह ने अटैक किया पंजाब में 1739 में। देन फाइनली वो मुगल एम्पायर को हराने के लिए वहाँ पर पहुँचा। जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसने कोशिश की कन्फ्रंट करने की, बट वो हार गया। सो मोहम्मद शाह जो था उसको बड़ी ही इजीली नादिर शाह ने हरा दिया और उसको जेल में डाल दिया। नादिर शाह दिल्ली की तरफ निकला और वो बहुत ही फेरोशियस इन्वेडर था। लाइक वो जहाँ भी जाता था कत्लेआम करता था। उसने पूरी ट्रेजरी जो थी मुगल एम्पायर की वो लूट ली और इवन जो नादिर शाह के सोल्जर्स थे उन्होंने भी वहाँ पर मैसेकर किया। बहुत सारी जो पॉपुलेशन थी, विमेन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, उनको भी मारा।
दिल्ली जो था वो काफ़ी दिनों तक ऐसे ही डिजर्टेड पड़ा रहा। ऐसे लगता था कि दिल्ली में जैसे कोई रह ही नहीं रहा हो। एक्चुअली बात ये थी, रीज़न क्या था कि जो नादिर शाह है उसने जो ये मैसेकर किया दिल्ली में। एक्चुअली बात ये थी कि जब वो दिल्ली में लूट-पाट कर रहा था तो इन बिटवीन वहाँ पर एक अफ़वाह उड़ाई गई कि नादिर मारा गया। सो जैसे ही ये अफ़वाह उड़ी तो जो नादिर के सोल्जर्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा अफ़रा-दफ़री जो थी वो फैल गई। उन्हें ये था कि अब हमारा राजा मर गया है। सो ऑब्वियस है कि उनको कौन लीड करेगा, वो कहाँ जाएँगे, अगला उनका स्टेप क्या होगा? सो इस अफ़वाह के बाद जो रेज़िडेंट्स थे दिल्ली के, उन्होंने नादिर शाह के सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे जो सोल्जर्स थे उनको मारा गया। जब नादिर शाह को इस बात के बारे में पता लगा, तो उसने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे दिया कि दिल्ली में जो भी दिखे, उसको मार दो। कोई भी हो, कोई औरत हो, कोई बच्चा हो, मार दो। सो उसके जो सोल्जर्स हैं उन्होंने मैसेकर करना वहाँ पर स्टार्ट कर दिया। पीपल वर किल्ड ब्रूटली, 30,000 पीपल वर किल्ड दैट टाइम एंड द सिचुएशन वाज़ लाइक कि जो डेड बॉडीज़ थी, वो इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि जो उनकी स्मेल थी दैट वाज़ अनबियरेबल। आप सह भी नहीं पाओगे, इतनी गंदी स्मेल थी। सो ये थी सिचुएशन कि क्या-क्या हुआ। लोग जो थे डर के मारे वो घरों के बाहर नहीं निकलते थे। डर ये नहीं कि उनको मार दिया जाएगा, डर ये था कि डेड बॉडीज़ की जो स्मेल है, वो इतनी गंदी थी, इतनी अनबियरेबल थी कि वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सो जो ये दिल्ली में जो भी हुआ, ये थोड़े दिन तक चलता रहा। फिर नादिर शाह ने अपने सोल्जर्स को रुकने के लिए बोला। सो आफ्टर प्लंडरिंग एनॉर्मस वेल्थ, सारी लूट-पाट करने के बाद वहाँ से नादिर शाह जो है कोहिनूर वो भी लेके चला गया और जो मुगल एम्परर का पीकॉक थ्रोन था वो भी वो लेके चला गया। जो मोहम्मद शाह था वो उसको नादिर शाह जो था उसने वो मोहम्मद शाह को उसका एम्पायर वापस कर दिया। एम्पायर में वैसे बचा कुछ था नहीं इतना ज़्यादा। सो उसको वापस उसकी गद्दी पे बिठा दिया गया, बट उसको ये बोला गया कि वो सारे एरियाज़ जो हैं, जो रिवर इंडस के वेस्ट साइड में पड़ते हैं, वो सारे एरियाज़ नादिर शाह को दे दे, जो कि उसने दे दिए। सो नादिर शाह की जो इन्वेजन थी, वो इतना ज़्यादा लॉस करके गई मुगल एम्पायर को, इतना बड़ा ब्लो देके गई। मुगल एम्पायर पहले ही बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रहा था, लेकिन नादिर शाह के अटैक के बाद ये जो सिचुएशन थी वो और भी ज़्यादा तेज़ी से डिटोरिएट होने लग गई। मोहम्मद शाह का जो किंगडम था वो प्रैक्टिकली अब दिल्ली तक ही रह गया था और उसके आसपास के कुछ इलाके थे। उसकी जो डेथ है वो 1748 में हो जाती है और आफ्टर हिज डेथ बहुत सारे इनकम्पिटेंट रूलर्स आते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे, हम एक बार देख लेते हैं कि आलमगीर सेकंड के बारे में, बिकॉज़ आलमगीर सेकंड के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आलमगीर सेकंड के बाद हम शाह आलम सेकंड के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। सो आलमगीर सेकंड के बारे में मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। उसके टाइम में रिपीटेड इन्वेजन्स हुई अहमद शाह अब्दाली की। जो फेमस आलमगीर सेकंड के बारे में मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आलमगीर सेकंड के टाइम पर ही बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। हिस्ट्री में बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। बट मैं आपको बता देती हूँ कि जो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर है, ये दो जो लड़ाइयाँ हुई थी, ये दोनों लड़ाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो ब्रिटिश एम्पायर की आई वुड से कि जो नींव है वो रख दी थी। सो जो फेमस बैटल ऑफ प्लासी है वो आलमगीर सेकंड के टाइम में ही हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला जो नवाब था बंगाल का, उसको हरा दिया गया था। जो प्लासी की बैटल थी उसने हेल्प की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टू गेट कंट्रोल ओवर बंगाल। हम देखेंगे कि कैसे प्लासी की लड़ाई में जो ब्रिटिशर्स थे उनको बंगाल में उन्होंने जो अपने रूल था वो इस्टेब्लिश्ड कर लिया। और उसके बाद फिर हम बैटल ऑफ बक्सर में भी देखेंगे कि कैसे उन्होंने जो एक अलायंस बना था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिसमें शाह आलम सेकंड भी थे, उनको कैसे हराया।
लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी, आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सीक्वेंस ही इस तरीके से चलाऊंगी कि जो सारी चीज़ें हैं ना वो आपको मतलब लाइक कुछ भी मेस्ड अप नहीं होगा, सारी चीज़ें सीक्वेंस में ही चलेंगी। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शाह आलम सेकंड के बारे में। सो थर्ड बैटल ऑफ जो पानीपत थी वो शाह आलम सेकंड के दौरान ही हुई थी बिटवीन मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली। और जो बैटल ऑफ बक्सर थी वो भी जो थी शाह आलम के टाइम पर ही हुई थी। और उस टाइम जो ये बैटल ऑफ बक्सर थी उसको जो लीड कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो ब्रिटिशर्स की साइड से। और सामने जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे वो थे कंबाइंड आर्मी थी। एक तो थे मीर कासिम जो नवाब थे बंगाल के। आपको मैं आगे जाके बताऊंगी कि बंगाल का कोई एक नवाब नहीं रहा है, बारी बारी नवाब आते गए। सो उस टाइम पे मीर कासिम नवाब थे, देन शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध, एंड देन शाह आलम सेकंड जो कि मुगल एम्परर थे। इन तीनों ने अलायंस बनाया था बैटल ऑफ बक्सर में अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, लेकिन ये हार गए थे। सो जो ये वॉर एंड हुई थी इसमें विक्ट्री हुई थी कंपनी की, एंड ट्रीटी साइन की गई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें जो दीवानी के राइट्स थे, दीवानी राइट्स मतलब राइट्स टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का, दीवानी के जो राइट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए। सो जो शाह आलम सेकंड था वो फर्स्ट मुगल रूलर था जिसको कंपनी ने अपना एज अ पेंशनर रखा। सो अभी नेक्स्ट है बहादुर शाह जफ़र, लेकिन इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। मैंने यहाँ देखो फर्स्ट पीपीटी में फर्स्ट लाइन में मेंशन किया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो थी वो मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, वो शाह आलम सेकंड के टाइम पे हुई थी। सो हुआ क्या था इसके बारे में भी मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। शाह आलम सेकंड के टाइम पे अहमद शाह दुरानी जिसको अहमद शाह अब्दाली के नाम से भी जाना जाता है उसने अटैक किया इंडिया पे 1761 में। और उस टाइम किसका चल रहा था, शाह आलम सेकंड का। जो शाह आलम सेकंड था वो दिल्ली की गद्दी पर था। दिल्ली में हमको पता है कि जो सेंट्रल पावर थी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन उस टाइम पर मराठास बहुत पावरफुल थे। हमने देखा था ना 1758 का मैप जिसमें जो मराठास का एक्सपेंशन था वो पूरे इंडिया में था, सिर्फ दिल्ली और पानीपत को छोड़कर। सो दिल्ली और पानीपत के रीजन में मुगल बादशाह ही रूल कर रहे थे, लेकिन मुगल बादशाह नाम का था, उसको खुद को सिक्योरिटी चाहिए थी, तो उसकी सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मराठास के ऊपर थी। जो मुगल किंग था वो जो था मराठास को ट्रिब्यूट दिया करता था, रिटर्न में अपनी सिक्योरिटी के बदले कुछ ट्रिब्यूट दिया करता था। सो जब अहमद शाह ने अटैक किया दिल्ली में, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि जो ये अहमद शाह अब्दाली था इसका ये फर्स्ट अटैक नहीं था, इसके पहले भी 8 टाइम्स वो इंडिया में अटैक कर चुका था। सो दिस टाइम जब उसने अटैक किया तो ड्यूटी तो बनती थी कि सो लाइक मुगल एम्पायर में मैंने आपको बताया कि जो मुगल एम्पायर था वो तो वीक था। अब उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी थी, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी मराठास की। सो अब उसको बचाने की, अब दिल्ली पे वो अटैक करने आया है तो मुगल एम्पायर को बचाने की जिम्मेवारी किसकी है, मराठास की। सो अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। जब वो मराठास पे अटैक करने के लिए आया वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत स्टार्ट होगी बिटवीन अब्दालीज एंड मराठास। सो एक्चुअली बात ये थी कि जो नादिर शाह था, अब आप ये पूछोगे कि नादिर शाह अब कहाँ से आ गया, मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, आपको बता देती हूँ एक बार। जो नादिर शाह था जिसके बारे में हमने लास्ट अभी पढ़ा पिछली स्लाइड में कि नादिर शाह जो था वो ईरान का रूलर था। नादिर शाह के खुद के नोबल्स ने उसको मार दिया, राइट। सो नादिर शाह के बाद बहुत सारे रूलर्स आए, लेकिन बाद में काफ़ी टाइम बाद अहमद शाह अब्दाली आया जिसने अपना जो रूल था वो वहाँ पर एस्टेब्लिश्ड किया, राइट। हर किसी ने अब्दाली की जो पावर थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, मुगल्स ने भी कर लिया, ब्रिटिशर्स ने भी कर लिया, लेकिन मराठास ने नहीं किया।
सो बात ये हुई कि जब ये मराठास की जो फाइट थी वो शुरू हुई अब्दाली के साथ, तो अच्छा ऑप्शन तो ये था कि मराठास जो थे अपनी ओर से रघुनाथ राव को भेज देते, बिकॉज जो रघुनाथ राव थे, he was very able military commander and he had good knowledge of नॉर्थ इंडिया ऑल्सो। वो अच्छी तरह से समझते थे नॉर्थ इंडिया को, नॉर्थ इंडिया के किंग्स के बारे में भी उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी। तो अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाती तो वो एक अच्छा अलायंस बना सकते थे। बट उस टाइम मराठास में एक पेशवा थे बालाजी बाजीराव। हम पढ़ेंगे अभी मराठास के बारे में कि कौन कौन पेशवा था क्या था, डोंट वरी, आप कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन यहाँ पर एक जस्ट स्टोरी सुन लीजिए आप कि उस टाइम में जो मराठों में पेशवा थे बालाजी बाजीराव, उन्होंने रघुनाथ राव को कहा कि ठीक है आप जाइए अब्दाली को कन्फ्रंट कीजिए। उनको 20,000 सोल्जर्स ले जाने के लिए कहा और वो उनको बहुत कम पैसा दे रहे थे। सो रघुनाथ राव जो थे उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि रघुनाथ राव वो बड़े प्रैक्टिकल पर्सन थे, उनको पता था कि इतने कम सोल्जर्स में अब्दाली को कन्फ्रंट किया ही नहीं जा सकता। सो उनकी जगह पर फिर जब उन्होंने जाने से मना कर दिया, देन सदाशिवराव भाऊ जो थे वो सामने आए, उन्होंने जो है इस वॉर को लीड किया। सदाशिवराव भाऊ ही वॉज ऑल्सो वेरी एबल मिलिट्री कमांडर, बट उनके खुद के जो किंग्स थे उन्होंने उन्हें धोखा दिया, बिट्रे किया, जिसकी वजह से सदाशिवराव भाऊ की डेथ हो गई और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास की हार हो गई थी। मराठास जो थे वो बहुत वीक हो गए सदाशिवराव भाऊ की जब डेथ हुई, और इसके बारे में जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव उनको पता लगा, ही गॉट वेरी शॉक्ड एंड आफ्टर अ ईयर उनकी भी जो थी वो डेथ हो गई। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो ये अहमद शाह अब्दाली था, ये मराठा एक्चुअली इसने कुछ मुगलों पे, लाइक ये मुगलों पे अटैक करने के लिए नहीं आ रहा था एक्चुअली। इसका जो मेन पंगा था वो मराठास के साथ ही था। एक्चुअली जो रघुनाथ राव थे उन्होंने एक पर्सन था तिमूर शाह, ये सन था अब्दाली का। सो रघुनाथ राव ने जो तैमूर शाह था, जो कि अब्दाली का बेटा था और गवर्नर था लाहौर, कश्मीर और मुल्तान का, मराठास ने तैमूर के ऊपर अटैक किया, इसको हराया और इसको भगा दिया। सो फिर उसके बाद उन्होंने लाहौर, कश्मीर, मुल्तान जो था उस पे कब्जा कर लिया, ये मराठास के अंडर आ गया। तो इस बात का अब्दाली को पता लगा कि इसके बेटे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, सो इस बात का बदला लेने के लिए भी ये यहाँ पर अटैक करने आ गया। सो पहले तो नादिर शाह का अटैक हुआ, देन अब्दाली की इन्वेजन से जो एम्पायर था वो एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ गया। अब देखो, मुगल एम्पायर को प्रोटेक्ट कौन कर रहा था? मराठास। सो जो मेन टारगेट था अब्दाली का वो मराठाइस थे। अब दिल्ली के जो किंग था, अब उसमें इतनी जान तो बची नहीं थी कि वो अपने आप को बचा पाए, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी मराठास के पास थी। अब मराठास जो थे उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई भी, जिसमें वो हार भी गए। और जब अहमद शाह अब्दाली के आने के बारे में बात हो रही थी कि उसके साथ अब युद्ध होगा, तो उस टाइम ये भी बात हुई थी कि हमें मुगल एम्पायर को बचाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अब्दाली तो दिल्ली पर कब्जा करने आ रहा था। तो ये कहा गया कि अगर दिल्ली पे मराठास को ये भी था कि चलो मान लो कि अगर वो दिल्ली पर आ रहा है कब्जा करने के लिए, अगर उसने दिल्ली पर कब्जा कर भी लिया तो वापस वो अटैक मराठास पर भी तो करेगा ही, कभी ना कभी तो करेगा ना। सो उन्होंने ये सोचा कि तो पहले इसको क्यों ना कन्फ्रंट किया जाए। और मराठास जो थे उन्होंने अपने बहुत सारे स्टेट्स को जो उनके अंडर थे, जहाँ से वो चौथ और सरदेश मुखी वसूलते थे, वहाँ की स्टेट्स को उन्होंने सिक्योरिटी की जिम्मेवारी भी दी रखी थी। अब अगर वो बोल रहे हैं कि हम ने आपको सिक्योरिटी देनी है, और अगर वो अपनी स्टेट्स को उनके डिफिकल्ट टाइम में सिक्योरिटी ना देते, सो फिर ये बात उनकी ज़बान पे आ जाती कि ये अपनी ज़ुबान के पक्के नहीं है। सो इसलिए उनको ये भी था कि फिर लोगों का फेथ कम हो जाता कि मराठास गारंटी तो ले लेते हैं कि वो सिक्योरिटी देंगे, बट वो आते नहीं हैं बचाने के लिए। सो दैट्स वाई जो मराठास थे उनको इन्वॉल्व होना पड़ा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, राइट। सो ये था जो मैंने आपको बताया।
Then came Bahadur Shah Zafar. He was the last Mughal ruler. He was an accomplished poet. और उन्होंने बहादुर शाह जफर ने रिवोल्ट जो हुआ था 1857 का उसमें भी पार्टिसिपेट किया। जब रिवोल्ट जो था उसको ब्रिटिशर्स ने सप्रेस्ड कर दिया, दबा दिया। सो जो बहादुर शाह जफर था इसको रंगून डिपोर्ट कर दिया गया, वहाँ भेज दिया गया जहाँ पर इनकी जो डेथ थी वो 1862 में हो गई। जो ये भी बोला जाता है कि बहादुर शाह इतने लाइक इनकी किस्मत इतनी बुरी थी कि इनको अपने एंसेस्टर्स की जगह भी नहीं मिली मरने के लिए। सभी इनके एंसेस्टर्स जो थे वो इंडिया में रहे, एक मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश किया, लेकिन इनको जो डेथ थी वो वहाँ ना मिलके किसी और जगह पर मिली। देन ये था बहादुर शाह जफर के बारे में। यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत डिटेल जो है वो अहमद शाह दुरानी के बारे में भी दे रखी है। वो फाउंडर थे दुरानी एम्पायर के। इन्होंने नादिर शाह को भी मारा था, राइट। और फिर अफगानिस्तान का जो थ्रोन था वो अपने हाथ में ले लिया था। देन अफगानिस्तान के आसपास के सभी एरियाज ने लूटनी शुरू कर दिए। देन बारी आई इंडिया की। इसने इंडिया में रेड की 8 टाइम्स बिटवीन 1748 टू 1767। ये था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1761 में हुआ। इसमें भी मैंने बता दिया है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन थी वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। एक बार मैं इसको रीड कर देती हूँ। जून 1747 में अब्दाली पावर में आ गया और उसने अफगानिस्तान में दुरानी एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया। इसने इंडस को क्रॉस किया 1748 में, देन लाहौर पर कब्जा किया। 1749 में जो मुगल एम्पायर था उसने सिंध और पंजाब का एरिया खो दिया। 1757 में दुरानी ने, अब्दाली ने मतलब, दुरानी अब्दाली सेम है, अटैक किया और दिल्ली पे कब्जा कर लिया। मथुरा, वृंदावन, आगरा इन पे भी कब्जा कर लिया। जो मुगल थे उसको अपनी मुगल्स एक्सेप्टेड हिज सुजरैनिटी मतलब उसका आधिपत्य, कि हाँ जो है अब्दाली है वो हमारे ऊपर जैसे मर्जी कंट्रोल कर सकता है। कि जब आप सामने वाले को मान लो कि हाँ बस जो है, यही सबसे सुप्रीम है और कोई नहीं है। सो मुगल्स ने एक्सेप्ट कर ली अब्दाली की सुजरैनिटी। He installed Alamgir II on the throne of Delhi. The East India Company also accepted his suzerainty. So वो अपने जाने के बाद आलमगीर सेकंड को जो था वो दिल्ली के थ्रोन पर बिठा के गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भी उसने भी उसकी एक्सेप्ट कर ली थी सुजरैनिटी। शाह आलम सेकंड देन आलमगीर सेकंड, याद रखना आप इनको, शाह आलम सेकंड देन आलमगीर सेकंड। उसके बाद आया था बहादुर शाह जफर जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट। ये नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बहादुर शाह, आई थिंक मैंने गलत बोल दिया, शाह आलम सेकंड देन अकबर सेकंड। शाह आलम सेकंड के पहले था आलमगीर सेकंड, राइट। सो आपको एक बार देख लेना है, आलमगीर सेकंड के बाद आया शाह आलम सेकंड, देन अकबर सेकंड, देन बहादुर शाह सेकंड, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। ये आप अगर बार बार रिवाइज करोगे आपको इजीली याद हो जाएगा। मैंने सारी जो डिटेल है वो पीपीटीज में ऐड कर रखी है। यहाँ पर मैंने ये जो सारी बात है आपको मराठास की लड़ाई के बारे में वो भी आपको यहाँ पर लिख रखी है कि मराठास ने उसकी सुजरैनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। बालाजी बाजीराव ने रघुनाथ राव जी को भेजा उसको काउंटर करने के लिए। रघुनाथ राव जी ऑलरेडी उसके बेटे तैमूर को थ्रू आउट कर चुके थे और लाहौर, मुल्तान और कश्मीर को अपने अंडर ले लिया था। सो अब्दाली जो था उसने होली वॉर जो थी छेड़ दी अगेंस्ट मराठास, और उसको इसमें कुछ पश्तून के जो पश्तून एरिया था उसके वॉरियर्स, वहाँ के जो योद्धा थे उन्होंने भी हेल्प की, और बहुत सारी और ट्राइबल पीपल ने भी हेल्प की। सो हमने फिर एंड में देखा कि कैसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो मराठास हैं वो हार गए, राइट। अब्दाली तो चला गया, उसके बाद कौन बचा? ब्रिटिशर्स बचे। अब ब्रिटिशर्स को एक मौका मिल गया अपना रूल एस्टेब्लिश करने का इन इंडिया, राइट। यहाँ पर फिर मैंने बैटल ऑफ पानीपत के बारे में चीज़ें लिखी हैं। एक्चुअली मैं ना आपको पता क्या करती हूँ, मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में पहले चीज़ें बता देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपने पढ़ तो लेना है। देखो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बुक्स की कोई लिमिट नहीं है। आपको बहुत सारी रेफरेंसेस बुक मैं बता दूंगी कि आप ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
आप एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट कीजिए, पहले आप जस्ट स्टोरी को सुनिए, क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसी हो रही हैं। एक बार समझ लीजिए, समझने के बाद फिर आप चाहे मेरी स्लाइड्स से कवर अप कर सकते हैं, अगर आपको कोई और बुक जो है आप प्रेफ़र करना चाहो, आपको अच्छी लगती हो तो आप वहाँ से कवर अप कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। बट द थिंग इज़ कि आप एक बार स्टोरी को सुन लीजिए, देन स्लाइड्स में फिर मैंने वो लिख ही रखा है ऑलरेडी, राइट? नेक्स्ट, अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइंस ऑफ द मुगल्स। लेकिन ये जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो कवर अप करेंगे। ये जो टॉपिक होगा हमारा डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स, ये हार्डली 10 to 15 मिनट्स का होगा, इवन आई थिंक 10 मिनट्स का ही होगा। सो ये हम उसमें कवर अप कर लेंगे। सो अब तक हमने, मैं एक बार आपको लास्ट में कंक्लूड कर देती हूँ फॉर दोज पीपल जो पहली बार ये लेक्चर को देख रहे हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से नहीं समझ में आया, सो आप पीछे का जो लेक्चर्स हैं, एक्चुअली मेरी सेकंड वीडियो ऑन यूट्यूब, सो आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज कि कैसे पढ़ाना है, कैसे टीच करना है। अपनी तरफ से मैं पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ स्टोरीज़ के फॉर्म में आपको चीज़ें याद करवाने की। आप जो ये मॉडर्न हिस्ट्री की मैं सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया, आप इसको शुरू से देखिए, आपका जो फ्लो है वो बनेगा। हर चीज़ जब सीक्वेंस में चलेगी, आपको धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, राइट? अभी तक सो हमने क्या कवर अप कर लिया है, एक तो हमारा अर्ली मुगल रूलर्स के हमने नाम देख लिए, मराठास के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया, देन हमने लेटर मुगल रूलर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब आप ये मत कहना कि अर्ली मुगल रूलर्स जो हैं उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया, उसकी मैं सीरीज स्टार्ट करूँगी। मिडीवल हिस्ट्री जो है उसमें मैं सारा कवर अप करवा दूँगी। थिंग्स विल टेक टाइम, चीज़ें मैं कवर अप करवा दूँगी बट थोड़ा टाइम लगेगा, सो यू हैव टू कोऑपरेट, राइट? सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर, एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. I will be grateful to you. So yeah, thank you so much. Bye bye.